हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीष। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर क्लास 12th में एक पोइम प्रिस्क्राइब्ड है जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और ये जो पोइम है वो मिस्टर स्टीफन स्पेंडर साहब ने लिखी हुई है। और स्टीफन स्पेंडर साहब जो हैं वो काफ़ी रिनोन्ड नेम है, जो बेसिकली अपनी पोइट्री के लिए, अपने पॉलिटिकल करियर के लिए एंड अपनी एसेस्ट होने के कारण काफ़ी फेमस थे। और ये जो स्टीफन स्पेंडर साहब हैं, इनका बॉर्न हुआ था 28 फरवरी 1909 को, यानी कि 28 फरवरी 1909 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो कैंसिंगटन लंदन इंग्लैंड में हुआ था। कैंसिंगटन लंदन इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और क्योंकि जब इनका जन्म हुआ है इंग्लैंड के अंदर, तो बेसिकली इनकी जो नेशनैलिटी है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी है। एक बात। दूसरी बात है साहब, स्टीफन स्पेंडर साहब जो हैं, इनका जो डेथ हुई थी यानी डिमाइज हुआ था वो 16 जुलाई 1995 को हुआ था। 16 जुलाई 1995 को इनका डिमाइज हुआ था, देहावसान हुआ था। और ये सेंट जॉन्सवुड लंदन इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ हुई थी, यानी कि बॉर्न और डेथ दोनों ही प्लेसेस जो हैं वो इनके बेसिकली हैं लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, novelist, essayist, and actually Stephen Spender knows for his theme on the basis of two major facts। और इनकी जो पोइट्री है वो दो मेजर थीम्स को बेस करती है, जिनमें से दोस्तों एक तो है अपना सोशल इंजस्टिस, और दूसरी जो प्रॉब्लम है इनकी, जो इनकी राइटिंग के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा जिसको तवज्जो दी, वो है क्लास स्ट्रगल। हम कह सकते हैं कि सोशल इंजस्टिस यानी कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ इन्होंने काफ़ी लिखा। और दूसरा है दोस्तों कि जो क्लास स्ट्रगल था, वर्क संघर्ष, इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा खुलकर लिखा। तो ये एक काफ़ी रिनोन्ड नेम है स्टीफन स्पेंडर साहब का। इन द ईयर ऑफ 1965 और 1965 की अगर हम बात करें, तो 1965 में स्टीफन स्पेंडर साहब वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर। इनको 1965 में एज अ पोइट लॉरिएट कंसल्टेंट टू द पोइट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस में इनको अपॉइंटेड किया गया था। और इनका जो एल्मा मीटर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ही है, यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड इनका एल्मा मीटर है। एल्मा मीटर दोस्तों बोलते हैं कि जैसे किसी पर्सनैलिटी के द्वारा जो उनकी ग्रेजुएशन की जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो वो जो प्लेस होता है या जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होती है, उसे एल्मा मीटर बोला जाता है दोस्तों। इसके अलावा स्टीफन स्पेंडर वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन पेन अवार्ड इन 1995। Actually, he got an Golden Pen Award in 1995. An elementary school classroom in a slum was first published in 1964। एक्चुअली ये जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम है वो 1964 में पहली बार पब्लिश हुई थी। और ये जो स्टीफन स्पेंडर साहब हैं, इन्होंने सिलेक्टेड पोइम्स के नाम से एक इनका कलेक्शन था, जिसमें इन्होंने दो बार इसको पब्लिश करवाया था। 1928 के अंदर पहली बार, और सेकंड टाइम इन्होंने पब्लिश करवाया था इसको 1985। और जब 1964 में इन्होंने एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम को पब्लिश करा दिया, तो फिर इसके कुछ समय बाद ही इन्होंने 1985 में जब इनकी कलेक्टेड पोइम्स का जो एंथोलॉजी वापस पब्लिश होकर आया, तो इन्होंने 1985 में इन्होंने 64 वाली को वापस से पब्लिश कराया। और इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी आइडियोलॉजिकल रहता है। आई मीन इन दिस पोइम स्टीफन स्पेंडर सर expresses his ideological position on गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। तीन चीज़ों पर इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर रहा, या काफ़ी प्रेशर रहा, या कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। इसके अलावा भी है कि जैसे अगर हम स्टीफन स्पेंडर साहब की लाइफ के बारे में अगर बात करें, तो एज अ कैरियर और एज अ राइटर इनका जो कैरियर है वो बिगिन इन 1920s, 1920 के आसपास स्टार्ट होता है। ही वॉज एट ऑक्सफोर्ड वेयर ही वॉज सराउंडेड हिमसेल्फ with respected writers like H.W.H. Auden, Christopher Isherwood, Cecil de Lewis, and Louis MacNeice।
ये कुछ ऐसे फिगर्स थे जिनके लिए ये काफ़ी फेमस तौर पर इन्होंने इनका सहयोग प्राप्त किया है। ये वो लोग थे जिन्होंने इनकी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया या इफ़ेक्ट डाला। स्टीफन स्पेंडर वॉज ऑल्सो कॉल्ड also closely associated with Virginia Woolf and T.S. Eliot. And in some places of literary terms, uh, two are often referred to as Spender's surrogate parents. एक्चुअली वर्जीनिया वुल्फ और टी.एस. एलियट जो हैं इनको इनके सरोगेट फादर और मदर का दर्जा दिया जाता है। और ये जो पोइम है इनकी, क्योंकि इन्होंने इस पोइम के आधार पर भी और इसके अलावा भी अगर हम इनकी पूरी लाइफ स्पान की अगर बात करें तो इन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी और एक पेसिफिस्ट यानी कि एक शांति दूत के तौर पर घोषित कर रखा था। दोस्तों ये जो पोइम है ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। और ये जो पोइम है इस पोइम के अंदर इन्होंने अमेरिका के जो सिविल वॉर चल रहा था तो उसके अंदर उन्होंने ये देखा, क्योंकि ये इंटरनेशनल आर्मी के अंदर भी रहे हुए थे स्टीफन स्पेंडर साहब। तो इन्होंने जो वहाँ प्रॉब्लम्स देखी, जो सोशल इनइक्वलिटीज़ देखी और जिस तरीके की प्रॉब्लम्स इन्होंने देखी, तो इनको ये बात इन्होंने इस तरीके से उठाई कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो केवल किसी एक कंट्रीज़ की नहीं है, क्योंकि किसी एक कंट्री की अगर ये प्रॉब्लम होती तो एक अलग बात थी, लेकिन उन्होंने इस ये जो प्रॉब्लम्स थी जो अक्रॉस द वर्ल्ड पाई जाती हैं, एक व्यक्ति की बात नहीं थी, ये पूरे समाज की बात थी। और सोसाइटी जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो जो प्रॉब्लम्स थी वो इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर उसे जगह दी। तो ये जो पोइम है जिसके अंदर अर्ली लाइन इन्होंने लिखी है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। दोस्तों आप इस पोइम को पढ़ने से पहले अपना ओरिजिनल टेक्स्ट अपने पास रखें, क्योंकि जो वर्ड्स हैं उनका मीन भी मैं आपको बताता जाऊंगा और उसके साथ साथ मैं मेन लाइंस का अर्थ भी आपको बताता जाऊंगा हिंदी में। तो कोशिश करें कि आप थोड़ा अच्छे तरीके से उसे ग्रास्प करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली लाइन। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी कहते हैं तेज और वेव्स कहते हैं लहरों को, तेज लहरों से दूर, बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। और ये जो बच्चे हैं वो डिप्रिव्ड कंडीशंस के बच्चे हैं, जो कि सामान्य जो बेसिक नीड्स होती हैं ये भी इनकी कंप्लीट नहीं है, ये वो लोग हैं। दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि लाइक रूटलेस वीड्स, जड़ विहीन खरपतवार की समान। वीड्स लाइक जैसे सूखी घास होती है। तो उन्होंने कहा कि लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न, जिनके बाल टूटे हुए हैं या पड़े हुए हैं। राउंड देयर, राउंड मतलब गोल गोल पड़े हुए हैं। पेलर पीले, उनके पीले बाल जड़ विहीन खरपतवार के समान उनके चेहरों पर पड़े हुए हैं। द टॉल गर्ल, वो जो लंबी लड़की है पीछे बैठी हुई है, टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन, जिसने वजन के मारे अपने चेहरे को झुका रखा है। एंड द पेपर सीमिंग बॉय, और उस लड़की के पास में एक बॉय बैठा हुआ है जो पेपर सीमिंग बॉय है, यानी कि वो काफ़ी दुबला पतला है। और ये जो इनका दुबला पतलापन है ये उनकी कंडीशंस को बताता है कि उनकी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो काफ़ी डिप्रिव्ड है, काफ़ी वंचित तबके से हैं वो लोग। विथ रेड्स आइज, और ये जो बच्चा है पेपर सीमिंग बॉय यानी कि जो काफ़ी दुबला पतला बच्चा है, ये रेड्स आइज उसकी हैं, यानी कि उसकी चूहे के जैसी आंखें हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो काफ़ी भूखा है और काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इन नेक्स्ट लाइन्स द स्टंटेड, स्टंटेड मीन अनडिवेलप्ड पर्सनैलिटी, यानी कि अविकसित कोई बच्चा। द स्टंटेड यानी कि अविकसित बच्चे। अनलकी हेयर, लकी सौभाग्यशाली, अनलकी दुर्भाग्यशाली, यानी अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। यह ट्विस्टेड बोन्स यानी कि अपने माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में ट्विस्टेड मुड़ी हुई हड्डियों को प्राप्त करने वाला दुर्भाग्यशाली बच्चा रिसाइटिंग सुना रहा है। अ फादर्स नाल्ड डिजीज, फादर्स पिताजी की, नाल्ड जो होता है वो बोलते हैं गांठदार बीमारियों को, नाल्ड डिजीज बीमारियों के लिए। तो अ फादर्स नाल्ड डिजीज अपने पिता की
गांठदार बीमारियों के बारे में शायद यह बता रहा है एंड हिज लेसन, और अपना पाठ सुना रहा है। यानी कि जब वो खड़ा हुआ है तो उसकी बॉडी को देखकर लगता है कि ये शायद कमज़ोर वह बच्चा है जिसे अपने माता पिता से उत्तराधिकार के तौर पर कमजोरी और टूटी हुई हड्डियां या मुड़ी हुई हड्डियां मिली हैं, जो कि उनकी गरीब तबके होने का, उनका डिप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन होने का, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ माल न्यूट्रिशन, एक तरीके से कि वो माल न्यूट्रिशनलाइज हैं। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर उन्होंने कहा कि फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपनी मेज से अपना पाठ सुना रहा है, अपनी मेज पर खड़ा हुआ है। एट बैक ऑफ द डिम, और पीछे डिम, अंधेरा सा हो रखा है, कम रोशनी है, तो पीछे कम रोशनी में वन अननोटेड, कोई एक बच्चा है जिसको अभी देखा नहीं गया, और पीछे की तरफ वो बैठा हुआ है। स्वीट एंड यंग, हालांकि वो स्वीट है, यंग है, अच्छा है। हिज आइज, उस बच्चे की जो आंखें हैं, लिव इन अ ड्रीम, एक स्वप्न में रहती हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, और वो स्वप्न किसका देखता है? स्क्विरल्स गेम का। स्क्विरल कहते हैं गिलहरी को, तो गिलहरी के खेल को देखता है। इन ट्री रूम, और वो इस गेम को देखता है ट्री रूम के अंदर। और जो ट्री रूम है, अदर देन दिस, वो ये वाला रूम नहीं है, इसके अलावा दूसरा वाला रूम है। तो हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम, उस कमरे में जिसमें गिलहरी खेलती है, वो जो दूसरा रूम है, अदर देन से, इस रूम के अलावा दूसरा रूम है जिसके बारे में वो बच्चा बैठा हुआ देख रहा है। तो दोस्तों ये अभी हमने 2 स्टैंजास को देखा है और कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें, समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।